तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पहला भाग है x² - 3x - 10 = 0। अगर हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे जिनका गुणनफल, देखो गुणनफल ये आना चाहिए -10, लेकिन उनका जो डिफरेंस है, अंतर, वो आना चाहिए -3। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में जो 10 है, 10 से पहले यहाँ माइनस का निशान है। जब यहाँ माइनस का निशान हो तो अंतर ये संख्या आनी चाहिए जो x के साथ है, x से गुणांक के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ लास्ट में प्लस का निशान है तो उनका जोड़ 3 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो लास्ट में -10 है, इस -10 के कारण हमें यहाँ पे अंतर 3 बनाना पड़ेगा और गुणा 10 बनाना पड़ेगा। तो देखो 5 और 2 का अंतर, 5 और 2 का अंतर 3 है, लेकिन 5 × 2 = 10 है। तो यहाँ 5 और 2 लेंगे हम। तो देखो इसको इस तरह से अलग करेंगे हम, -5x + 2x - 10 = 0। अब इस तरह देखो ये -5 और +2 मिलके वापस -3 आ रहे हैं। पहले दोनों में कॉमन लेते हैं हम। देखो x दोनों में उभयनिष्ठ है तो x - 5 बचेगा यहाँ पे। यहाँ 2 कॉमन लिया तो x - 5 = 0। x - 5 को ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि देखो यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा x + 2 = 0। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उनमें से कम एक संख्या 0 होती है, इसलिए x - 5 = 0 या फिर x + 2 = 0। तो x = 5 या x = -2, और यही दोनों मान इस समीकरण के मूल हैं। इसके अगले भाग को देखते हैं हम। अगला भाग है 2x² + x - 6। देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, -6, मतलब यहाँ भी ऐसे दो संख्याएं लेंगे हम। पहले गुणा करते हैं। देखो 2 को 6 से गुणा किया, 12 आ गया। तो ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिसको गुणा करके तो 12 आए, लेकिन घटाने पे देखो x का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो घटाने पे 1 आई। तो देखो यहाँ पे 4 × 12, 4 × 3 12 है, 4 - 3 1 है। तो यहाँ पे इसको फिर से अलग अलग करते हैं हम। देखो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो एकदम सही आ रहा है ये। पहले दोनों में हमने उभयनिष्ठ लिया तो 2 और x दोनों कॉमन आ रहे हैं, x + 2 आ गया, माइनस इसमें 3 कॉमन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर प्लस का बचेगा और यहाँ भी प्लस का 2 बचेगा। अब x + 2 ही कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ -3। फिर देखो 2 का गुणा आ गया 0, तो x + 2 = 0 होगा या फिर 2x - 3 = 0। तो x = -2 या x = 3/2। तो ये दोनों इसके मूल आ गए। इसका तीसरा भाग √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखो यहाँ लास्ट में यहाँ पे देखो प्लस का निशान है, अर्थात जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जो दो संख्याएं हम तोड़ेंगे इसमें, उसमें जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो पहले देखो √2 को 5√2 से गुणा करते हैं। 5√2 को √2 से गुणा किया तो ये आ गया 5 × 2 मतलब 10। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने पे तो 7 आए लेकिन गुणा करने पे 10 आए। तो देखो 5 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं, गुणा करने पे 10 आएंगी, लेकिन अगर 5 और 2 को जोड़ो तो 7 आ जाएगा। तो इसको अलग करते हैं 5 और 2 में। √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। देखो पहले में नंबर में कोई भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ x कॉमन लेते हैं। यहाँ बचेगा √2x + 5। देखो यहाँ √2 है और यहाँ 2 है। देखो √2 गुणा में √2 मिलके 2 बनता है, तो इस 2 में से अगर एक √2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा √2x + 5 = 0। अब √2 + x ये कॉमन आ जाएगा, √2x + 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा x + √2 = 0। अब दो चीज़ों का गुणनफल 0 आ गया तो कम से कम एक उनमें 0 होगा, तो √2x + 5 = 0
या फिर x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -5/√2 और या फिर x बराबर माइनस का √2। तो ये दोनों इसके मूल आ जाएंगे समीकरण के। अगले भाग को देखते हैं। अगले भाग में देखो, अगले भाग में पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो यहाँ देखो 8 आ जाएगा, यहाँ 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 8 0 के पास चला जाएगा यहाँ पे, तो समीकरण हो जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। देखो आखिरी संख्या जो हमारा ये अचर है, अचर देखो प्लस का है, अर्थात 16 गुणा 1, हमें ऐसी दो संख्या लेनी है कि जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पे 16, अर्थात 4 गुणा 4 और 4 प्लस 4। देखो 4 गुणा 4 16, 4 प्लस 4 8। तो इसको हम लेंगे 4 प्लस 4 में, 16x² माइनस 4x प्लस 1। देखो -4 ये माइनस का 8 आ गया, 4 गुणा 4 16 आ गया। पहले दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 आएगा और x आएगा, तो यहाँ बचेगा 4 चौक 16 और एक x माइनस 4x पूरा ही कॉमन आ गया है तो 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है हमने, अंदर ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 4x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4x और माइनस 1 बराबर 0। देखो दोनों एक जैसे आ गए हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0 या फिर 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4। इसके दो मूल हैं 1/4 और दोनों ही मूल बराबर हैं, तो इस द्विघात समीकरण में दोनों मूल बराबर हैं। आगे चल के इनकी जांच भी करेंगे कि दोनों मूल बराबर हैं कि नहीं हैं। अब देखते हैं इसका पांचवा भाग। देखो इसमें 100x² माइनस 20x प्लस 1, यहाँ भी देखो आखिरी संख्या जो अचर भाग है वो धनात्मक है। धनात्मक है मतलब 100 एकम 100, जो 100 आएगा, ऐसी दो संख्याएं लें कि गुणा करने पे तो 100 आए लेकिन जोड़ने पे 20 आए। तो देखो 10 × 10 100 होता है, लेकिन 10 + 10 20 होता है। तो हम 10 और 10 को लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लिया तो 10x आ गया, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ 10x माइनस 1। जब कभी हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। देखो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब 10x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 10x, यहाँ 10x बचेगा और ये माइनस का 1। तो यहाँ भी देखो दोनों मूल बराबर होंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0 या फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर 1/10, ये 1 उधर चला जाएगा और फिर 10 नीचे जाएगा, और यहाँ भी x बराबर 1/10। तो यहाँ इस समीकरण के मूल भी बराबर हैं और दोनों ही मूल 1/10 के बराबर हैं। प्रश्न 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखो बुक में, आपकी पुस्तक में उदाहरण 1 में दो समस्याएं दी गई हैं। एक का जो द्विघात समीकरण ये है और दूसरे का द्विघात समीकरण x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 है। इनको पुस्तक में हल नहीं किया गया है, यहाँ पर इसको हल करेंगे हम। पहले समीकरण को लेते हैं हम, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसको इस तरह से तोड़ना है हमें 45 को, क्योंकि देखो लास्ट में प्लस है ना, जोड़ने पर 45 आए लेकिन गुणा करने पे 324 आए। तो इसको तोड़ेंगे हम 36 और 9 में, मतलब x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो x कॉमन लिया, x माइनस 36 आ गया, माइनस इन दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 से इसको भाग करो 36 आएगा बराबर 0। तो x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, x माइनस 9 बराबर 0, अर्थात x माइनस 36 बराबर 0 या फिर x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 या x बराबर 9। तो इस तरह देखो ये दो मान आ गए x के पहले समीकरण से। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, यहाँ हमें जोड़ने में 55 लाना है और गुणा करने पे 750।
तो देखो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे इसको 30 और 25 में। 30 और 25 को अगर गुणा करो तो 750 आता है और जोड़ने पे 55 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। पहले दो में कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, x माइनस 30। अगले दो में 25 कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 30। अब देखो दोनों में ही x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 25 बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर 0 या फिर x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर 30 या x बराबर 25। तो यहाँ ये दोनों मान आ गए इस वाली द्विघात समीकरण के। प्रश्न 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम मान लेते हैं, माना संख्याएं x और y हैं, ये दो संख्याएं हैं। तो देखो इनका योग कितना है 27, मतलब x प्लस वाई बराबर 27। यहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकाला हमने, 27 माइनस x आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे दिया इनका गुणनफल 182 है। तो देखो गुणनफल बराबर क्या होगा, x गुणा y, और ये बराबर 182 है। y का मान यहाँ से समीकरण 1 से निकाल के यहाँ रख देते हैं। तो x गुणा में 27 माइनस x बराबर 182। अब देखो इनको गुणा कर देते हैं, ये आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। इसको अगर हम सही ढंग से लिखें तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब इस समीकरण में देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये माइनस का आ रहा है ना, सबके निशान बदल देते हैं हम। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो अंत में यहाँ प्लस का नंबर है, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको गुणा करने पे तो 182 आए लेकिन जोड़ने पर 27 आए। तो यहाँ पे देखो 13 गुणा 14 बराबर 182 होता है और 13 और 14 मिलके 27 होते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं हम। पहले में कॉमन लिया x, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 13। दूसरे में कॉमन लिया 14, तो आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो अब इसमें कॉमन आएगा x माइनस 13। अगर हम x माइनस 13 कॉमन लेते तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 14। देखो दो भाग आ गए ना इसके, x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर 13 या फिर x बराबर 14। अब एक एक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास है कि संख्याएं, देखो ये अगर एक संख्या x है, x निकाल ली हमने, तो दूसरी संख्या क्या 27 माइनस x है। तो यहाँ निकालते हैं हम पहला केस कि यदि x बराबर 13 है तो y बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं 13 और 14 होंगी। और दूसरा केस ये वाला है कि यदि x बराबर 14 है तो y बराबर कितना होगा 27 माइनस 14 मतलब 13। तो यहाँ भी वही आ गया, संख्याएं 13 और 14 हैं। 14 और 13 बोलो, चाहे 13 और 14 एक ही बात है। तो इस तरह हमारा उत्तर क्या है, संख्याएं 13 और 14 हैं। प्रश्न 4, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, क्रमागत पूर्णांक वो होते हैं जैसे लगातार, अगर एक 14 है तो अगला 15 होगा, अगला 16 होगा, अगला 17 होगा। ये लाइन से जो हैं क्रमागत पूर्णांक, मतलब 10, 11, 12, ये सब क्रमागत हैं। क्रमागत मतलब लगातार। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा पूर्णांक कितना होगा, एक ज़्यादा उससे, x प्लस 1।
हमें दिया है इनके वर्गों का योग 365 है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x हो जाएगा और 365 में से एक घटाएंगे तो 364, तो 364 बराबर 0। इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर सकते हैं हम, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। अब ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल तो 182 आए, लेकिन देखो लास्ट संख्या यहाँ पे माइनस की है ना, अगर यहाँ माइनस हो तो घटाने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, x का गुणांक 1 है, तो घटाने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कितनी है हमारी, 14 में से 13 गया 1 बचेगा, लेकिन 14 को अगर 13 से गुणा करो तो 182 आता है। तो यहाँ हम 14 और 13 लेंगे, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि देखो प्लस की संख्या ये है तो प्लस का 14 होगा और माइनस का 13, ताकि घटने के बाद प्लस का 1 बचे, 13x माइनस 182 बराबर 0। इन संख्याओं को देखो, इस 14 को और इस 13 को आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निशान 13 का नेगेटिव होगा और 14 का पॉजिटिव होगा। अब हम पहले दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ गया, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 14 आ गया बराबर 0। क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे इसके, ये आ गया x प्लस 14 और यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ आएगा x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर, देखो x नहीं है बराबर माइनस 14 की, क्योंकि x एक धन पूर्णांक है, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, यह धनात्मक संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक ज़्यादा बेटर होगा, पूर्णांक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसलिए x माइनस 13 बराबर 0 से x बराबर 13 मिल गया। देखो x का मान मिल गया 13। अब वापस आते हैं यहाँ पे, x का मान हमें 13 मिल गया, तो हमारी संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं एक तो हो गई 13 और एक हो गई 13 प्लस 1, क्योंकि देखो ये x प्लस 1 है, मतलब 13 और 14 ये दोनों संख्याएं हैं। प्रश्न 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आधार और ऊंचाई इनमें संबंध दिया गया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई है, तो हम आधार को मानते हैं, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई बराबर, देखो 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर दिया तो x माइनस 7 इसकी ऊंचाई आ गई, और कर्ण इसका दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब कर्ण हमारे पास है 13, 13 का वर्ग बराबर आधार है x, x का वर्ग और ऊंचाई है x माइनस 7। इसको हल करके हम पालेंगे द्विघात समीकरण। 13 का वर्ग होता है 169 मतलब 169, ये आ गया x का वर्ग, और यहाँ देखो a माइनस बी का पूर्ण वर्ग है तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे हम, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 गुणा 7 गुणा x, तो मतलब 14x। सबको एक तरफ लाते हैं हम, देखो x स्क्वायर ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ बचेगा देखो 49, और इधर से 69 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस, और 69 में से घटा देंगे तो आ गया 120 बराबर 0। तीनों संख्याएं देखो, तीनों 2, 14 और 120 तीनों 2 से भाग हो रही हैं, सबको 2 से भाग करते हैं, भाग देने के बाद आ गया x स्क्वायर माइनस 7x
-60 बराबर 0। अब देखो आखिरी संख्या, ये जो संख्या है देखो यहाँ पे ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 7 के ऐसे दो भाग, मतलब ऐसे दो संख्याएं लेंगे कि घटाने पर 7 आए लेकिन गुणा करने पे 60 आए। तो देखो 12 और 7, नहीं 12 और 5, 12 गुणा 5 60 होता है, लेकिन 12 में से 5 गए 7 बचेंगे। तो यहाँ पे 12 और 7 में इसको तोड़ देते हैं। x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखो -12 प्लस 5, देखो माइनस का 7 आ रहा है ना यहाँ पे, इसको हम रिवर्स चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस 12 प्लस यहाँ 5 कॉमन लिया तो यहाँ भी आ गया x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो x माइनस 12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो x माइनस 5 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि x आधार है। आधार ऋणात्मक कैसे हो सकता है किसी भी त्रिभुज का, तो इसलिए x माइनस 12 बराबर 0 से हमें मिलेगा x बराबर 12। तो देखो यहाँ मिला हमें आधार, आधार आ गया हमारा 12, देखो आधार आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी होगी 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं निकालनी थी हमें ना, तो एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक आइटम की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे लागत में और बर्तनों की संख्या में एक यहाँ देखो रिलेशन दिया गया है। यहाँ देखा है प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। हम मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या बराबर x है। तो देखो लागत कितनी होगी बर्तनों की, देखो उस दिन निर्माण की लागत, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, मतलब जो लागत आएगी इस संख्या के दुगने से 3 अधिक, ये दिया हुआ है हमें। ये कुल कितने नग बनाए गए हैं और ये प्रत्येक नग की लागत है। तो यहाँ पे एक कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। अगर देखो ये नंबर ऑफ आइटम है, यानी मान लो 10 आइटम बनाए गए और हर एक की लागत अगर 6 रुपये है तो 10 गुणा 6 60 रुपये टोटल हुए। तो वैसे ही यहाँ देखो x नग बनाए गए और प्रत्येक नग की कीमत कितनी है 2x प्लस 3, तो कुल लागत कितनी होगी x गुणा में 2x प्लस 3, ये कुल लागत है और कुल लागत हमें दी हुई है 90 रुपये। तो इस समीकरण को हल करके हम निकाल सकते हैं कि कितने नग थे और कुल लागत कितनी थी। तो देखो ये आ गया 2x² प्लस x गुणा 3, 3x आ गया माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो इस 2 को 90 से गुणा करें तो कितना आएगा 180। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको घटाने पे तो 3 आए लेकिन गुणा करने पे 180 आना चाहिए। तो देखो ऐसी संख्या हमारे पास 15 और 12 है, घटाने पे देखो 3 आएगा और गुणा करने पे 180। तो यहाँ पे आ गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब हम पहले दोनों में कॉमन लेते हैं। पहले दोनों में क्या कॉमन है, देखो संख्याओं में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 कॉमन। तो देखो 6 कॉमन लिया हमने तो ये आ गया 2x प्लस 15, क्योंकि देखो माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए यहाँ माइनस की जगह प्लस आ गया है। तो अब यहाँ पे 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ x बचा है तो x आ गया और ये माइनस का 6 बराबर 0। 2x प्लस 15 बराबर 0 या फिर x माइनस 6 बराबर 0। देखो x बराबर -15/2, तो ये तो हो नहीं सकता
क्योंकि x हमने क्या लिया है, ये देखो बर्तनों की संख्या, यानी कुल कितने नग हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि x नगों की संख्या है, नगों की संख्या या बर्तनों की संख्या है, इसलिए x माइनस 6 बराबर 0 होगा और x बराबर 6। तो यहाँ से ये पता लग गया कुल कितने बर्तन बने उस दिन, 6 बर्तन, यानी 6 नग बने। तो यहाँ देखो हमें निकालना क्या था, इसमें बर्तनों की संख्या आ गई हमारे पास 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है ये, तो लागत बराबर 2 गुणा में 6 प्लस 3, यानी 2 गुणा 6 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपये प्रत्येक नग की कीमत है।